पिछले एपिसोड में हमने देखा टाकेशी मियो आइबा से मिलता है जिससे उसे मैजिक मिलता है और उसके बाद उसे पकड़ने के लिए ओएगामी आ जाता है। इन दोनों के बीच फाइट भी होती है जहाँ टाकेशी जीत जाता है और उसके बाद टाकेशी युशुशिमा और ओडा मियो के साथ यहाँ से रियून वर्ल्ड में चले जाते हैं। जहाँ जाने के बाद टाकेशी को ये नरक ही नजर आता है। अब आगे जो शुरू होता है, ओडा मियो से पूछता है हम लोग पृथ्वी पर ही है ना। तभी मियो बताती है कि हाँ हम लोग पृथ्वी पर ही है, पर इस दुनिया को रियून वर्ल्ड कहते हैं। हम इस वक्त टोक्यो में है, पर नष्ट हो चुके टोक्यो में। तभी एक आदमी को हम देखते हैं जो हंसकर कहता है कि ये दुनिया एक दिन खत्म हो जाएगी, चारों तरफ लाशें होगी और सब कुछ शांत होगा। तब ये दुनिया एक नया रूप लेगी और तब मैं यहाँ आऊंगा और चारों तरफ सिर्फ जादूगर ही दिखाई देंगे। और ऐसा कहकर वो गायब हो जाता है। अगले सीन में इसोशिमा को एक डॉक्टर चेक कर रही होती है जो उसके घाव को ठीक कर रही होती है। टाकेशी कहता है यहाँ पर घाव को भी मैजिक से ही ठीक किया जाता है। वो डॉक्टर कहती है कि हाँ, पर तुमको इसका भी दर्द होगा, कोई बेवकूफी होगा जिसने जहरीली नीडल्स का यूज किया होगा। मियू ये सुनकर डॉक्टर को सॉरी कहती है। वो डॉक्टर इन सभी को बताती है कि उनका इंतजार मोमोतान कर रही है तो उनसे जाकर मिल लेना। मियू ये सुनकर इन सभी को मोमोतान के पास लेकर चली जाती है। ओडा मियू से पूछता है ये मोमोतान कौन है। मियू कहती है कि वो यहाँ की हेड मिस्ट्रेस है। ये सभी मोमोतान के ऑफिस के बाहर आ जाते हैं और मियू उनका दरवाजा नॉक करती है और इन सभी को अंदर लेकर जाती है। जहाँ जाने के बाद ओडा देखता है तो उसे कहीं भी हेड मिस्ट्रेस नहीं दिखाई देती। तभी थोड़ी देर बाद यहाँ एक लड़की आती है जो उन सभी को बैठने के लिए कहती है। ये सभी बैठ जाते हैं। वो लड़की बाहर आती है और कहती है कि मैं मोमोतान हूँ और तुम सभी यहाँ नए स्टूडेंट हो। मोमोतान इन सभी से सवाल पूछती है क्या किसी को कुछ समझ में आया कि आखिर तुम्हारे साथ हुआ क्या, जिस पर ये तीनों मना करते हैं और कहते हैं कि हम में से एक को भी कुछ भी समझ में नहीं आया कि यहाँ पर हो क्या रहा है और हमारे साथ क्या हुआ। जिस पर मोमोतान उन्हें समझाते हुए कहती है ये बात करीब 16 साल पहले की है, जहाँ यह एक ग्रेट वॉर लड़ी गई थी, जहाँ गोस्ट ट्रेलर के लीडर काजुमा ने अपने रिक्वेरियम स्पेल से पूरी दुनिया के लोगों को मारने के लिए स्पेल चलाया ताकि सिर्फ मैजिशियन ही जिंदा रह सके। पर तभी हमारे ग्रेट 15 मैजिशियन एक साथ आए और इन सभी ने अपनी पावर को मिलाकर हमारी दुनिया को दो दुनिया में स्प्लिट कर दिया, जिससे रिक्वेरियम स्पेल इस दुनिया में चल गया और सारी जगह तबाह हो गई, पर तुम्हारी दुनिया बच गई और वहाँ के सारे लोग भी। इसके बाद डिसाइड हुआ कि जो भी उस वॉर को जीतेगा वो रियल वर्ल्ड में राज करेगा और आज भी हमारी और गोस्ट टेलर की जंग चालू है। पर हम रियल वर्ल्ड में अपनी मैजिक पावर दूसरे मैजिशियन पर यूज नहीं कर सकते। अगर हमने ऐसा किया तो हमें गिफ्ट मिलता है, पर कुछ एंसेस्ट्रल मैजिक है जो हम यूज कर सकते हैं। उसके बाद म्यू को बताने के लिए कहती है कि वो कौन से एंसेस्ट्रल मैजिक है जो हम रियल वर्ल्ड में यूज कर सकते हैं। उसके बाद म्यू बताती है कि पहला है एवेसिव मैजिक, दूसरा है इल्यूजन मैजिक और तीसरा है डिस्ट्रक्टिव मैजिक, शेप शिफ्टिंग मैजिक। ये सारे मैजिक तुम रियल वर्ल्ड में यूज कर सकते हो। टाकेशी पूछता है आपने कहा था कि 15 मैजिशियन थे जो अलग अलग ग्रुप से बिलोंग करते थे इस वॉर में, तो मोमोटान कहती है कि हाँ वो थे, हम है विजार्ड और बाकी के ग्रुप भी है जो हमारी बातों से प्रभावित है और उसकी जानकारी तुम्हें नीचे मिल जाएगी। टाकेशी पूछता है और उस गोस्ट टेलर के लीडर का क्या हुआ। मोमोटान बताती है कि कहते हैं कि वो लंबी नींद में चला गया, कुछ कहते हैं कि वो मर गया, पर किसी को पक्का नहीं पता। ये सब बताने के बाद मोमोटान इन सभी को दो रास्ते देती है कि वो यही रहकर अपनी मैजिक को यूज करना सीखे या रियल वर्ल्ड में जाकर अपनी जिंदगी जिए जैसे वो पहले जी रहे थे, पर उनकी मैजिक पावर ले ली जाएगी। टाकेशी थोड़ी देर सोचता है और कहता है कि मैं यही रहूंगा। ओडा भी खड़ा होता है और कहता है कि मैं भी यहीं पर रहूंगा। इसोशिमा यहाँ पर नहीं रहना चाहती, पर वो भी हाँ कर देती है। मोमोतान इन सब का वेलकम करती है और इनको क्लास सी में जाने के लिए कहती है जो कि म्यू की भी क्लास होती है। मोमोतान म्यू को उन्हें अपनी क्लास दिखाने के लिए कहती है। म्यू मोमोतान से कुछ बात पूछना चाहती है, पर मोमोतान पहले ही बता देती है कि सुगनाशी आइबा को हम जल्दी ढूंढ लेंगे, पर अगर तुम्हें अपने ऐसे कारनामों के लिए सजा नहीं चाहिए तो जल्दी इन्हें अपने क्लास में लेकर जाओ। और म्यू उन्हें अपने क्लास में लेकर चली जाती है। बाहर आने के बाद म्यू फिर से इन सभी को सॉरी कहती है, पर ओडा कहता है अरे सॉरी काय का, तुम्हारी वजह से हमें ये नई लाइफ मिली है। म्यू कहती है ठीक है चलो मैं तुम्हें क्लास दिखाती हूँ और वो चलने लगते हैं। चलते चलते सुशिमा ताकेशी के पास आकर कहती है तुमने उसे उसके पहले नाम से बुलाया है ना। ताकेशी कहता है कि हाँ, पर क्यों। सुशिमा कहती है तुमने मुझे मेरे पहले नाम से कब बुलाया था, तुम्हें याद है। ताकेशी कहता है कि कभी नहीं, मैं तुम्हें पहले से सुशिमा ही बुला रहा हूँ। सुशिमा ये सुनकर नाराज होकर आगे चल जाती है। अगले सीन में गोकू घर में बैठा हुआ होता है। वो अपने मॉम से पूछता है कि ताकेशी नए स्कूल में ट्रांसफर हुआ पर उसके साथ इसोशिमा भी ट्रांसफर क्यों हो गई। उसकी माँ इस पर जवाब देते हुए कहती है कि मुझे कुछ भी नहीं पता और उन लोगों ने मुझे कुछ बताया भी नहीं, और वैसे भी तुम्हें इस बात की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि अभी चिंता करने के लिए तुम्हारे भी एग्जाम है। ये सुनकर गोकू खड़ा होकर सीढ़ियों से ऊपर जाने लगता है और सीन शिफ्ट हो जाता है। वहाँ रियून वर्ल्ड में इन तीनों को सुबुरु अकेडमी में एडमिशन मिल गई होती है, जिसके बाद उन्हें सेकंड सेमेस्टर में फर्स्ट क्लास के सी डिवीजन में लिया जाता है और आज नेवेसिव मैजिक की क्लास होती है। ये टीचर इन सभी को अपने एस्ट्रल मैजिक को एक्टिव करने के लिए कहता है, पर इन तीनों को अभी तक कुछ नहीं आ रहा होता। तभी टीचर इसोशिमा को खड़ा करते हैं और सवाल पूछते हैं
कि हमें मैजिक यूज करने के लिए एस्पेक्ट लगता है। एस्पेक्ट वो चीज होती है जिससे तुम्हारी मैजिक पावर और ज्यादा बढ़ जाती है और जिससे तुम्हारी मैजिक पावर निकलती है। इसुशिमा उन्हें अपनी लिपस्टिक दिखाकर कहती है कि ये मेरी एस्पेक्ट है। ओडा अपनी रिंग दिखाता है और कहता है कि ये मेरी एस्पेक्ट है। थोड़ी देर बाद ताकेशी की बारी आती है पर उसके पास कोई भी एस्पेक्ट नहीं होता। उसके टीचर उसे कहते हैं कि तुम्हारा एंसेस्टर मैजिक तो ईवेसिव मैजिक है। यह पता लगाने के लिए टीचर की भी आंखें ग्लो करने लगती है। ताकेशी ये देखकर हैरान हो जाता है कि टीचर ने कौन सा मैजिक यूज किया, ये जानने की हो कि मेरा मैजिक कौन सा है। उसके बाद टीचर म्यू को आवाज लगाते हैं और कहते हैं कि ताकेशी को स्टोर में लेकर जाओ जहां वो अपने लायक एक एस्पेक्ट ढूंढ ले। म्यू ताकेशी को लेकर यहाँ से चली जाती है। ओडा इसुशिमा के कान के पास आकर कहता है मुझे लगता है ये दोनों स्टोर जाने के बहाने वहाँ से कहीं और ही जाएंगे। अब ये सुनकर इसुशिमा ओडा को एक पंच मार देती है। ओडा कहता है यार मैं मस्त मजाक कर रहा था और उसके बाद क्लास फिर से चालू हो जाती है। म्यू ताकेशी के साथ स्टोर की तरफ जाने के लिए निकलती है। जाते वक्त ताकेशी की नजर म्यू के एस्पेक्ट पर जाती है और वो पूछता है कि तुम्हारे पास एस्पेक्ट कब से है। म्यू अपना एस्पेक्ट दिखाते हुए कहती है कि इसका नाम ऑथर है। ऑथर मेरे साथ 6th ग्रेड से है। ताकेशी कहता है तुमने अपने एस्पेक्ट को नाम भी दिया है। म्यू कहती है कि हाँ दिया है क्योंकि कुछ मैजिशियन अपने एस्पेक्ट को एक एक्टिव बनाना चाहते हैं, इसी वजह से वो उन्हें नाम देते हैं। पता है मेरे भाई के ब्लेड का नाम उसने लैंसलॉट रखा था। ताकेशी कहता है इसका मतलब ये तुम्हारे लिए काफी ज्यादा खास है। म्यू कहती है कि हाँ खास तो है क्योंकि ये मुझे मेरे पापा ने दिया था। ताकेशी पूछता है तुम्हारे पापा भी मैजिशियन थे। म्यू बताती है कि हाँ मेरे पापा और माँ दोनों मैजिशियन थे और इसीलिए मैं एक प्योर ब्लड मैजिशियन हूँ। वो ताकेशी को पूछती है क्या तुम्हें प्योर ब्लड मैजिशियन क्या होते हैं ये समझा। ताकेशी कहता है कि लगता है तो है कि कुछ कुछ समझा मुझे। इसका मतलब तुम्हें तुम्हारी मैजिक तुम्हारे माता पिता से मिलती है। म्यू कहती है कि हाँ तुमने ठीक कहा और पता है कि हमारे लोगों का एक ग्रुप भी है। और वो ताकेशी को पूछती है तुम किस ग्रुप को ज्वाइन करना चाहोगे। ताकेशी जवाब देता है मुझे लगता है कि विजार्ड। इससे आगे वो कुछ बोल पाता उससे पहले ही म्यू उसे चुप कराते हुए कहती है नहीं तुम्हें अभी उन्हें के बारे में सब कुछ नहीं पता है, कोई जल्दबाजी मत करना, पहले उनके बारे में जानना और उसके बाद उनको ज्वाइन करना। ये कहने के बाद वो ताकेशी को चलने के लिए कहती है। कुछ समय बाद ये दोनों उस स्टोर के पास आ जाते हैं। वहाँ आ जाने के बाद उस स्टोर का मालिक म्यू को देखकर कहता है मैं तुम्हारे लिए आज क्या कर सकता हूँ। म्यू कहती है कि आज मेरे लिए कुछ भी नहीं चाहिए और अपनी उंगली ताकेशी की ओर दिखाकर कहती है कि इसके लिए चाहिए एक एस्पेक्ट। ये एक एवेसिव मैजिक यूजर है। ताकेशी की ओर देखकर वो आदमी कहता है ओ तुम यहाँ नए हो, इसी वजह से तुम्हारा चेहरा मुझे नया लग रहा है। ताकेशी उसे अपना नाम बताता है और कहता है कि मैं यहाँ नया हूँ। वो आदमी ताकेशी को अपना नाम बताता है जो होता है काताऊ और कहता है कि यहाँ के सभी लोग उसे पॉप्स बुलाते हैं और ये सब बता के वो इन दोनों को अंदर आने के लिए कहता है। उसके पीछे अंदर चला जाता है। उसे काफी सारे अच्छे हथियार दिखते हैं जिसे देखकर वो शॉक हो जाता है। पॉप्स कहता है कि तुम भी शॉक हो गए सभी लोगों की तरह। जब वो पहली बार आते हैं इस जगह पर वो भी ऐसे ही शॉक हो जाते हैं। उसके बाद वो ताकेशी से पूछता है तुम्हें कौन सी चीज चाहिए अपने एस्पेक्ट के लिए, तलवार या और कुछ। ताकेशी कहता है कि मैं डोजो खेलता हूँ और मुझे अपनी स्वॉर्ड पसंद है, तो क्या उसमें से कुछ मिल सकता है। पॉप से सुनकर उसकी तरफ एक स्वॉर्ड फेंकता है और कहता है कि इसे ट्राई करो। ताकेशी उस स्वॉर्ड को देखता है जो ब्लैक होती है और पुरानी भी पर एकदम हल्की और उसे इस पर एक सिंबल भी दिखाई देता है। ताकेशी इसके बारे में पूछता है तो पॉप्स बताता है कि ये स्वॉर्ड पहले भी एक इवेसिव मैजिक यूजर की थी पर अब वो नॉर्मल लाइफ जीता है रियल वर्ल्ड में, जहाँ तक मैंने सुना है, और वो भी मैजिक वॉर का हिस्सा था। ये सुनकर म्यू मजाक में कहती है इसका मतलब क्या वो उन 15 मैजिशियंस में से एक है। पॉप्स कहता है कि हाँ। म्यू ये सुनकर शॉक हो जाती है और कहती है मतलब इस स्वॉर्ड में असली मैजिक भरा हुआ होगा। ताकेशी कहता है क्या सच में। म्यू बताती है कि अगर कुछ एस्पेक्ट में उस मैजिक का सिंबल बन जाए तो एस्पेक्ट भी एक मैजिक यूजर बन जाता है पर उसको एक्टिव किया जाता है। पॉप्स कहता है यह सच है पर अगर तुम उसे एक्टिव ना कर पाए तो जब तुम स्पेल यूज करोगे तो ये तुम्हारे हाथ को भी नष्ट कर सकता है। म्यू कहती है मतलब ये काफी डेंजरस है। पॉप्स कहता है हाँ डेंजरस तो है पर अगर ताकेशी ने अपने स्पेल को एक्टिव कर दिया तो नहीं। और ऐसा कहकर वो सीधा ताकेशी पर हमला कर देता है और बार बार हमला करता रहता है। म्यू कहती है ये आप क्या कर रहे हो। पॉप्स कहता है कि मैं इसकी मदद कर रहा हूँ अपना मैजिक एक्टिव करने को। म्यू कहती है पर ये काफी ज्यादा खतरनाक है। पर तभी ताकेशी की आंख ग्लो करने लगती है और उसकी पावर एक्टिव हो जाती है। वो स्वॉर्ड उसकी पावर को अपने अंदर ऑब्जर्व करने लगती है जिसके बाद उसकी गन ओपन हो जाती है पर ताकेशी और ज्यादा देर तक ये हैंडल नहीं कर सकता और वो गिर जाता है। म्यू उसके पास आ जाती है। पॉप्स ताकेशी से कहता है ये स्वॉर्ड अपने होल्डर की पावर खींचती है और इसलिए तुम इसे ज्यादा कंट्रोल नहीं कर पाए पर तुमने अपने पहले ही प्रयास में कार्ट्रिज ओपन कर दिया तो तुम्हें इस स्वॉर्ड को अपना एस्पेक्ट बना लेना चाहिए। ताकेशी पॉप्स से पूछता है ये कार्ट्रिज क्या है। पॉप्स बताता है कि कार्ट्रिज से तुम दूसरे मैजिक को भी यूज कर पाओगे। उसके बाद वो उसे कुछ बुलेट देता है यूज करने को और बताता है कि ये खास बुलेट है जो इस स्वॉर्ड के लिए बनाई गई है। तुम इस बुलेट से दूसरे मैजिशियन के मैजिक को ऑब्जर्व कर सकते हो और वक्त आने पर इसे यूज भी कर सकते हो। ताकेशी कहता है सच में। पॉप्स कहता है कि हाँ बिल्कुल। ताकेशी उससे पूछता है पर क्या मैं इसे कंट्रोल कर पाऊंगा। पॉप्स कहता है मुझे लगता है तुम कर लोगे। उसके बाद वो कहता है
ट्विलाइट, ताकेशी कहता है क्या? पॉप्स कहता है इस स्वॉर्ड का नाम है ट्विलाइट। ये स्वॉर्ड जिसकी थी वो इसे ट्विलाइट बुलाती थी। उसके हिसाब से इसमें सूरज और चंद्रमा की दोनों की रोशनी मौजूद है। मियू ये सुनकर खुश हो जाती है और कहती है इसका मतलब इसका पहला यूजर एक लड़की थी। ताकेशी पॉप्स को कहता है मुझे इसे कंट्रोल करने के लिए प्रैक्टिस करती रहनी चाहिए, तो क्या आप मेरे साथ फिर से करोगे? पॉप्स हंसकर कहता है क्यों नहीं, मैं इसके लिए हमेशा तैयार रहता हूँ। और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अगले सीन में हम ताकेशी और मियू को क्लास की तरफ जाते हुए देखते हैं। क्लास में आने के बाद वो देखता है कि क्लास में चारों तरफ काला धुआं और काला डस्ट फैला हुआ है। ताकेशी पूछता है आखिर यहाँ पर हुआ क्या? इसोशिमा बताती है कि ये सब इस ओडा ने किया है, इसने अपने मैजिक से ये सब किया है और मुझे अब पता चला है कि ये क्लास डायरेक्ट नरक से यहाँ पर आई है। उसके बाद उनकी टीचर उन्हें बताती है कि यहाँ पर डरने की कोई बात नहीं है, ऐसे हादसे यहाँ पर होते रहते हैं। उसके बाद उसके टीचर सबको अपनी जगह पर जाकर बैठने के लिए कहते हैं और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हम एक लड़की को देखते हैं जो अपने चेहरे पर काला कुर्ता डाले खड़ी होती है। उसके सामने एक गाड़ी खड़ी होती है और वहाँ पर एक लड़का उस बाहर खड़ी हुई लड़की से कहता है ओ वी, तुमने अच्छा काम किया। वो लड़की चिढ़कर कहती है किप्पे, अगर तुम जानते थे कि मैं यहाँ पर हूँ तो तुम मेरे हाथ बटाने के लिए क्यों नहीं आए? किप्पे कहता है मुझे लगा कि तुम्हारा मजा खराब हो जाएगा, मुझे लगता है कि तुमने सभी विजार्ड को मार डाला है ना, मैं सही कह रहा हूँ ना? वे कहती है कि हाँ, तुम्हें क्या करती, उन्होंने मेरा चेहरा देख लिया था। किप्पे कहता है अपना चेहरा ढक लेती और क्या। वे इस पर कहती है मतलब इतना खूबसूरत चेहरा नकाब के पीछे रखती। किप्पे कहता है खूबसूरत? हाँ। वे उसकी तरफ देखकर कहती है क्या तुम्हें नर्क का स्वाद चखना है? किप्पे कहता है अरे नहीं, चलो हमें वापस कैसल में जाना होगा जहाँ हमारे प्रिंस सोए हुए हैं। और उसके बाद इनकी गाड़ी टेलीपोर्ट हो जाती है और यहीं पर ये एपिसोड भी खत्म हो जाता है। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय।